हेलो दोस्तों, जागरण जोश के डेली Q&A सेशन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस डेली करंट अफेयर्स वीडियो में देखते हैं कि आज के दिन से क्या कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और इनसे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके जवाबों और उनसे जुड़े फैक्ट्स को भी देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो दोस्तों शुरू करेंगे आज के पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, राज्यसभा ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को और कितने महीने के लिए बढ़ाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? और सही जवाब है ऑप्शन ए 6 महीने 6 मंथ्स। आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में ऑलरेडी वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल जो था हुआ था जब महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी और बीजेपी के बीच में अलायंस टूट गया था। उसके बाद ये सरकार गिर गई थी और तब से वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल था। हालांकि जून में आकर जो है वहाँ पे गवर्नर रूल हो गया, क्योंकि जो प्रेसिडेंट रूल है उसके हिसाब से वो जितने समय कार्य के लिए होना चाहिए था उसके बाद उतना समय कार्य ख़त्म हो गया था। उसे हाउस की जो थी वो परमिशन लेनी होती, हाउस में ये बिल पास होता है, वो नहीं हुआ। लेकिन JNK का जो कॉन्स्टिट्यूशन है फिर उसके हिसाब से वहाँ पे गवर्नर रूल हुआ। लेकिन अब जैसे ही लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ, जो जिसे कि हम अभी कह सकते हैं बजट सत्र, उसमें अमित शाह ने अपने एक भाषण के जरिए ये सारी बातों को बताया कि क्यों वहाँ पे राष्ट्रपति शासन जरूरी है। और फिर लोकसभा में धीरे धीरे पास हुआ, फिर ये राज्यसभा में पास हुआ और अब जाके वहाँ पे फिर से राष्ट्रपति शासन लागू कर दी गई है। देखें तो जम्मू कश्मीर में दिसंबर 2018 जब से इन दोनों के बीच में गठबंधन टूटा, पीडीपी और बीजेपी के बीच, तब से वहाँ पे ये राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल था। अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 356 के हिसाब से अगर ऐसी स्थिति किसी स्टेट में उत्पन्न हो जाए कि वहाँ की जो राज्य सरकार है जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ है, तो फिर वहाँ का जो टोटल लॉ एंड ऑर्डर का जो मशीनरी होता है वो सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंदर ले लेती है और फिर प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लगा दी जाती है। तो यही पूरा एक कंडीशन हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। और उसके बाद से लगातार अगर आप देखें तो वहाँ पे जो हिंसा की जो घटनाएं हैं वो कम हो गई। ये जो पत्थरबाजी, स्टोन पेल्टिंग होती थी, वो सारी बातें कम हो गई। वहाँ के पे जो सेपरेटिस्ट लीडर थे उन सबको अरेस्ट कर लिया गया, कुछ को अरेस्ट किया, कुछ को जो जहाँ पे गवर्नमेंट की सिक्योरिटी थी वो सारी चीज़ें, यानी एक बहुत ही हार्ड रुख, एक हार्ड स्टैंस गवर्नमेंट ने दिया है वहाँ पे। और उसका नतीजा ये है कि कश्मीर को जिस तरह से इंटीग्रेट किया जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह से अशांति फैल रही थी। अभी के टाइम में लग रहा है कि अगर शायद इसको हम लोग एक कश्मीरियत वाली, जो एक वाजपेयी सरकार ने एक बात कही थी, कश्मीरियत, इंसानियत, ये सारी जमहूरियत, ये सारी चीज़ों को अगर अभी की सरकार या पुरानी सरकार उसी पैटर्न पे चलती है, जो भी वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट आती है वो भी अगर उतने ही लगन के साथ काम करे, तो शायद वहाँ पे जो है शांति बहाली की जा सकती है। फिलहाल तो अभी की जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है कि वो वहाँ पे अभी प्रेसिडेंट रूल चल रहा है। और इंडिया का अभी तक का अभी के टाइम में एक स्टेट है जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल चल रहा है। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के रात्रि शिफ्ट यानी नाइट शिफ्ट में कार्य करने हेतु 1948 के फैक्ट्री अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी? और सही जवाब है ऑप्शन बी, गोवा। अब जो गोवा में अब जो वहाँ पे जो वीमेन वर्कर हैं वो अब नाइट शिफ्ट जो कि 7 बजे से सुबह के 6 बजे तक का चलता है उसमें काम कर सकते हैं। और यह एक वीमेन एम्पावरमेंट के लिए जो गोवा सरकार का आप कह सकते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये एक डिसीजन है। और ये जो फैक्ट्री बिल था ये केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्रालय के अधीन था, जिसमें वीमेन को नाइट शिफ्ट के लिए वहाँ पे अभी तक अधिकृत नहीं किया गया था। लेकिन अब जाके गोवा के सरकार ने महिलाओं को देखते हुए, उनके काम करने के जज्बे को देखते हुए अब नाइट शिफ्ट के लिए भी एक ऐसा लॉ लाया है जिसमें अब महिलाएं अब रात वाला भी शिफ्ट कर सकती है। अगला सवाल, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जापानीज इंसेफ्लाइटिस के मामले को ध्यान में रखते हुए किस राज्य में स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय दल भेजा? और सही जवाब है ऑप्शन ए, आसाम। देखिए, ऑलरेडी तो बिहार में और यूपी में इंसेफ्लाइटिस की स्थिति लगातार ख़राब रही ही। यूपी में तो इस साल वैसे ख़राब नहीं रही, यहाँ पे बहुत ही हेल्थ में सुधार हुआ है। लेकिन बिहार में इस बार जिस तरह से JES जापानीज इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम में जिस तरह से यहाँ पे बढ़ी है, 100 से ज़्यादा बच्चों की वहाँ पे मृत्यु हो गई, उसके बाद बहुत ही ह्यू एंड क्राई मचा पूरे ही देश में। और अब जाके एहतियातन एक स्टेप लेते हुए
जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है उसने असम में, क्योंकि अभी का जो टाइम है वो मानसून है, बारिश होगी, बाढ़ होंगी, सारी चीज़ें होंगी, और असम में तो हिस्टोरिकली वहाँ पे बाढ़ आते ही रहा है। तो अब जापानीज इंसेफ्लाइटिस का वहाँ पे भी ना हो, या कहीं अगर कोई भी साइन दिखे तो उसको रोकने के लिए अब एक केंद्रीय दल को भेजा गया है ताकि इसका उन्मूलन किया जा सके, और जो भी वेक्टर जनित रोग हैं उसके कंट्रोल किया जा सके, उसके लिए एक्सपर्ट को भी इस केंद्रीय दल के साथ भेजा गया है। अगला सवाल, बैडमैन इनमें से किन की आत्मकथा है? और सही जवाब है ऑप्शन सी, गुलशन ग्रोवर। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, क्योंकि उसी समय अनुपम खेर की बायोग्राफी की हम लोग बात कर रहे थे, और अब गुलशन ग्रोवर की भी एक बायोग्राफी आ रही है बैडमैन, जो कि 10 जुलाई को रिलीज़ होने वाली है, जिसके जो राइटर हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं रश्मिला भट्टाचार्य, उन्होंने गुलशन ग्रोवर के साथ मिलकर उनके बायोग्राफी को लिखा है, जिसमें ग्रोवर ने अपने लाइफ की सभी उतार चढ़ाव, सफलता असफलताओं के बारे में पूरी एक यात्रा वृत्तांत जो सिनेमाई सफ़र है उसके बारे में इन्होंने बताया है। और बैडमैन क्यों? क्योंकि आपको पता है फिल्मों में उनका एक नेगेटिव एंटागोनिस्ट कैरेक्टर ही रहा है, और बैडमैन के नाम से ये फेमस भी रहे हैं, तो इसी नाम से उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी रिलीज़ करने जा रहे हैं। पेंगुइन पब्लिकेशन से इनकी जो ये ऑटोबायोग्राफी है वो पब्लिश होने वाली है। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन की सदस्यता छोड़ते हुए फिर से व्हेल मछली का शिकार करना शुरू कर दिया? और सही जवाब है ऑप्शन सी, जापान। जापान का देखिए, वहाँ अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो जापान की अगर आप देखें तो वहाँ पे ट्रेडिशनली फ़िश का या समुद्री जो समुद्र से जो भी खाने पीने की चीज़ें निकल सकती उस पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंसी रही है जापान की, और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फ़िश। लेकिन उन्होंने एक जो वहाँ पे सिग्नेटरी एक अभियान शुरू हुआ था इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन के बिहाफ पे, उस पर उन्होंने साइन किया था। व्हेल मछली का शिकार करना उन्होंने अपने जो उनका जो क्षेत्र होता है पानी का उसमें बंद कर दिया था, लेकिन अब चूंकि वहाँ पे जिस तरह से डिमांड है उसको देखते हुए उन्होंने इसकी सदस्यता को छोड़ दिया, और उन्होंने बोला कि वो अपने सीमा में, अपने पानी के क्षेत्र में वो व्हेल मछली का शिकार करेंगे। साथ ही उसने बताया कि दक्षिणी यानी सदर्न पार्ट में जो व्हेलिंग गतिविधियाँ नहीं की जाएगी। अगर इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल निकाय है जो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ द व्हेलिंग ICRW की शर्तों के द्वारा स्थापित किया गया 2 दिसंबर 1946 को, और कहाँ पर? वॉशिंगटन DC USA में। और ये क्यों किया गया था? क्योंकि जो व्हेल है, व्हेल स्टॉक के उचित संरक्षण के लिए क्या हमें स्टेप लेना चाहिए, उसको किस तरह से विकास होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही ये इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ व्हेलिंग शुरू की गई थी। अब जापान ने इससे अपने आप को बाहर कर लिया। अगला सवाल, भारत ने एस्ट्रोम अटाका एंटी टैंक मिसाइल की खरीद के लिए किसके साथ 200 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए? और सही जवाब है ऑप्शन ए, रूस। ये समझ लीजिए कि ये जो एस्ट्रोम अटाका, ये जो एंटी टैंक मिसाइल है, इसके लिए कितने रुपए का एग्रीमेंट साइन किया गया? 200 करोड़ रुपए का। और ये कब किया गया? अभी हाल ही में क्या हुआ समझिए कि तीनों सेनाओं का कौन कौन से, एक तो सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों ने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया। अभी के हमारे जो नए डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्हें उसके बाद उसमें जो भी कुछ कमी है उस कमी को दूर करने के लिए राजनाथ सिंह ने ये एक डील साइन करवाया 200 करोड़ का, जिसमें एस्ट्रोम अटाका, रसिया से हम एंटी टैंक मिसाइल लेंगे, और यह कहाँ यूज़ होगा? इसका उपयोग होगा वायुसेना के Mi-35 हेलीकॉप्टर में किया जाएगा, जो कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वायुसेना इसका इस्तेमाल करेगी। ये जो है एस्ट्रोम अटाका एंटी टैंक मिसाइल, ये दुश्मन टैंक या अनसुरक्षित वाहन को नष्ट करने में बहुत ही इसकी जो है एक तरह से एक्सपर्टाइज है। और अब आज का अगला सवाल, हाल ही में चर्चा में रहे संपदा शुल्क यानी कि स्टेट टैक्स, संपदा शुल्क को भारत में कब खत्म किया गया था? और सही जवाब है ऑप्शन बी, 1985। सरकार अपने व्यय, एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट, राजस्व को संतुलित करने के लिए वर्ष 1985 में खत्म किए गए संपदा शुल्क को दोबारा अस्तित्व में ला सकती है, और इसीलिए ये चर्चा में है, क्योंकि 1985 में इसे खत्म किया गया था, और इस शुल्क को जो है ख़त्म करने के बाद अब ऐसा सोचा जा रहा है, एक सेकेंड थॉट दिया जा रहा है कि इसको हम लोग फिर से शुरू कर सकते हैं। इससे संपदा शुल्क जो कि स्टेट
टैक्स है इसे 1953 में लागू किया गया था, 1985 में ख़त्म कर दिया गया था। तो अब जानते हैं कि ये संपदा शुल्क या स्टेट टैक्स होता क्या है। ये जब किसी संपत्ति के मालिक की, यानी मान लीजिए किसी के पास फार्म हाउस है और उसका मालिक की उसकी मृत्यु हो जाती है, तब वह संपत्ति जब उसके किसी उत्तराधिकारी के पास ट्रांसफ़र होता है तब उसके ऊपर स्टेट टैक्स लगाया जाता है, जिसमें कर की मात्रा का निर्धारण हस्तांतरित की गई संपत्ति के आधार पर किया जा रहा है। यानी अगर 100 करोड़ है तो लगभग 40 करोड़, क्योंकि तब तक 40% इसके ऊपर टैक्स लगता था, ये बहुत ही ज़्यादा टैक्स था वैसे। तो 100 करोड़ की संपत्ति पे 40% यानी 40 करोड़ जो है गवर्नमेंट उस पर स्टेट टैक्स लगाती थी, और ये उन्हीं संपत्ति पे लगाई जा सकती थी जिसका मूल्य 50 लाख से अधिक था। लेकिन आप कहेंगे इसे बंद क्यों किया गया? क्योंकि इसको पूरी मेंटेनेंस करने में जो खर्चा गवर्नमेंट को, यानी इसके ऑफिशियल हैं या इसके तरह तरह की जो भी चीज़ें हैं, उसको मेंटेनेंस करने पे जितनी कमाई नहीं होती थी उससे ज़्यादा गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता था, इसीलिए इसे बंद कर दिया जाता था। लेकिन अब एक और थॉट दिया जा रहा है कि क्या हम इसे फिर से शुरू कर सकते हैं। देखेंगे, बजट आने वाला है कि उसमें वो क्या करते हैं। अगला सवाल, कृषि सुधारों पर मुख्यमंत्रियों के पैनल के संयोजक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? और सही जवाब है ऑप्शन सी, देवेंद्र फडणवीस। ये कौन है? महाराष्ट्र के ये चीफ मिनिस्टर हैं। और ये जो एक पैनल बनाया गया है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर, इसमें 9 स्टेट के चीफ मिनिस्टरों को शामिल किया गया और इसके जो संयोजक हैं वो बनाए गए हैं, कन्वेनर ये बनाए गए हैं देवेंद्र फडणवीस को। और ये जो एक उच्चाधिकार यानी हाई पावर कमेटी है, इसमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात के मुख्यमंत्री सहित 9 और राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, यानी कुल 9 सदस्यीय समिति है जो 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। किसे रिपोर्ट देगी? गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट ने कब कहा था कि इस समिति के बारे में? अभी जब नीति आयोग की बैठक हुई थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बताया था कि हम कृषि सुधारों को लेकर अपना एक हाई पावर एम्पावर्ड कमेटी बनाएंगे और उसके रिकमेंडेशन के आधार पे हम एग्रीकल्चर में और भी रिफॉर्म लाएंगे। ऐसे भी इसके ऊपर बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं। अगर आप चाहें तो हमारे पुराने वीडियोज़ में आप देखेंगे तो पाएंगे कि कितने सारे रिफॉर्म्स के बारे में मैंने बात की हुई है। ये जो कमेटी है ये आवश्यक वस्तु अधिनियम ECA एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के विभिन्न प्रावधानों की भी जांच करेगी, जो कि कृषि विपणन और बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए ECA में बदलाव का सुझाव देगी। यानी ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है इसमें क्या कुछ चेंज होना चाहिए इसके बारे में ये बात करेगी। साथ ही इसका जो टर्म ऑफ रेफरेंस है ये सारी चीज़ें आप हमारी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है आज का पहला सेगमेंट। बढ़ेंगे अगले सेगमेंट पे जहाँ पे मैंने आपसे एक सवाल पूछा था उसका जवाब बताएंगे और आपके लिए नया सवाल भी होगा। मैंने आपसे पूछा था SSC वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के किस पहले खिलाड़ी ने अपना हैट्रिक पूरा किया? और सही जवाब था ऑप्शन बी, ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए अपना हैट्रिक पूरा किया था और न्यूजीलैंड के ये पहले ऐसे बॉलर या खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में हैट्रिक लिया है। और अब एक सवाल जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। इनमें से किसी RBI के डेप्यूटी गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? आप अपने जवाब को हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लोग अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहें जागरणजोश.com।